हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक से बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। So let's start our today's video with the introduction of the story. The best Christmas present in the world लिखी गई थी माइकल मार्पर्ग द्वारा। The story states that war brings only destruction and sadness in the world. Only the path of peace will lead us to the happiness and welfare of mankind. ये कहानी हमें बताती है कि युद्ध ने इस दुनिया में सिवाय विनाश के कुछ नहीं किया है। केवल शांति का रास्ता ही होता है जो हमारे जीवन में खुशियां ला सकता है, पूरी मानव जाति को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। In this story, the author finds a letter written many decades earlier by a soldier, Jim McPherson, to his wife Connie. इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि जो ऑथर है उन्हें एक लेटर मिल जाता है जो कि कई डेकेड्स पहले एक सोल्जर जिम मैकपियर्सन के द्वारा अपनी पत्नी कॉनी को लिखा गया था। It was a narration of an incident that took place on the battlefield in 1914 on Christmas Day. उस लेटर में एक इंसिडेंट का वर्णन किया हुआ है जो कि 1914 को हुए युद्ध से जुड़ा है और दिन था क्रिसमस डे, जिस दिन का उसमें वर्णन है। In this letter, Jim mentions how easily enemies can become friends. इस लेटर में जिम ने अपनी पत्नी को बताया है कि कैसे शत्रु मित्र बन जाते हैं। The author took this letter to Mrs. McPherson and gave her the best Christmas present in the world. लेटर को पढ़ने के बाद ऑथर उस लेटर को लेकर मिसेस मैकपियर्सन के पास जाता है जो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, उसका पति मर चुका था और वह लेटर उसके पति का लास्ट लेटर होता है। और ये दिन फिर से क्रिसमस का दिन था, इसीलिए जब ये लेटर उसे मिलता है तो उसके लिए ये दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता है। नाउ मूव टू द मेन स्टोरी ऑफ द चैप्टर। The story begins with the author buying a cheap roll-top table from a junk shop. Though it was in a bad condition, the author thought that it would restore it. कहानी शुरू होती है जब ऑथर एक रोल टॉप टेबल खरीदने के लिए जंक शॉप में जाता है और वहाँ उसे जो टेबल पसंद आती है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में होती है, लेकिन उसके बजट के अकॉर्डिंग वो सूट कर रही होती है। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना यही ले लिया जाए और इसे ले चलकर रीस्टोर कर लिया जाए। ऑन क्रिसमस ईव ही स्टार्टेड टू रिपेयर इट। और क्रिसमस का समय था तो यही उसके लिए एक नया अपने लिए खुद के लिए उपहार, तो उस टेबल को वो घर में लाकर उसको रिपेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। द टेबल वॉज ऑफ द 19th सेंचुरी एंड वॉज मेड ऑफ ऑक। ये जो टेबल थी ये 19th सेंचुरी की थी और ऑक ट्री की लकड़ी की बनी थी। द ड्रॉर्स वर बैडली डैमेज ड्यू टू फायर एंड वाटर। और जो उसके ड्रॉर थे उस टेबल के वो जाम हो चुके थे, खराब कंडीशन में थे, फायर से वाटर से। ऐसे लगता था जिस घर से ये टेबल बाहर आई थी या कहीं जंक शॉप तक पहुंची थी उस घर में आग लगी हो, उस आग को बुझाया गया हो तो वो फायर और वाटर की वजह से वो डैमेज हो गई हो। When the author pulled out the last drawer, अब वो एक एक करके ऑथर ने पहले ड्रॉर उसकी खोली तो लास्ट ड्रॉर को खोलने में उसको थोड़ी तकलीफ आई, काफ़ी उसके ऊपर उसने जोर लगाया और जब उसको खोला उसने तो उसमें क्या मिला? He found a secret space there. वहाँ उसे एक सीक्रेट स्पेस और मिला। In that secret space was a small tin box. और उस सीक्रेट स्पेस में एक छोटा सा टिन का बॉक्स था। On top of that box it was written Jim's last letter. और उसके टॉप पर लिखा था कि उसमें एक लेटर है और वो जिम का लास्ट लेटर था। जिम मैकपियर्सन जिसकी बात अभी अपने इंट्रोडक्शन में की है, वो सोल्जर। तो उनके द्वारा ये लिखा हुआ लास्ट लेटर अपनी पत्नी को जनवरी 25 1915 उस पर डेट डली हुई है ऊपर उस टिन बॉक्स पर। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। Inside the tin box was an envelope with the address written on it. Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridgeport. The date on the envelope was December 26,
1914। अब उस एनवलप पे जो उसमें से निकला है लेटर, उस टिन बॉक्स के अंदर, उसके ऊपर डेट डली हुई है 26 दिसंबर 1914 की, यानी 25 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसका वर्णन जिम मैकफियरसन ने नेक्स्ट डे लेटर में अपनी पत्नी के लिए लिखा और उसमें बताया कि क्या हुआ था, और साथ में जब उस पर पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस से ऑथर उस लेटर को हम आगे देखेंगे, उस एड्रेस पर जाके उस लेटर को वो पहुंचाएंगे, और एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपॉर्ट। ऑथर ने पहले डिसाइड किया कि इस लेटर को पढ़ा जाए, क्योंकि इस समय तो उसने वो टेबल खरीद ली है और वो अभी नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। फिलहाल उसने डिसाइड किया अपनी क्यूरियोसिटी के चलते कि क्या लिखा होगा इसमें, चलो पढ़ लेते हैं ये। तो जैसे ही ऑथर ने पढ़ना शुरू किया, क्या हुआ? The author began to read the letter. It was written by Jim McPherson, a captain of the English Army, to his wife Connie. लेटर पढ़ने के साथ ही उसे पता चला कि लेटर लिखा गया था जिम मैकपियर्सन के द्वारा, जो कि इंग्लिश आर्मी में कैप्टन थे। उन्होंने अपनी पत्नी कॉनी को वह लेटर लिखा था। He had narrated a beautiful incident that took place on the battlefield on Christmas Day. उन्होंने उस लेटर में अपनी पत्नी को बताया कि क्रिसमस डे के दिन उस युद्ध के मैदान में क्या खूबसूरत घटना घटी। देखिए, खूबसूरत घटना तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई लड़ाई तो नहीं हुई। इट वॉज क्रिसमस डे एंड द इंग्लिश एंड जर्मन्स वर एट वॉर। ये क्रिसमस का दिन था और उस समय इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच लड़ाई चल रही थी। सीजन पूरा वो क्रिसमस का चल रहा है, 1914 की बात हो रही है, तो उसी दौरान क्रिसमस का दिन आ जाता है, मेन डे आ जाता है। Both the armies were in their respective trenches. दोनों अपने अपने खेमे में थी, दोनों आर्मीज, ब्रिटिश और इंग्लिश। All of a sudden he saw someone waving a white flag from the German side. अचानक ब्रिटिश कैप्टन जिम मैकपियर्सन ने देखा कि सामने की तरफ से कोई जर्मन साइड से हाथ में सफेद फ्लैग लिए, व्हाइट फ्लैग लिए लहराता हुआ आ रहा है। और व्हाइट फ्लैग को लहराते हुए शत्रु खेमे की तरफ से आना मतलब अगला बातचीत करने के मूड से कोई आ रहा है, वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा है, वो गोलीबारी नहीं करने के लिए कह रहा है, ऐसा ये माना जाता है व्हाइट फ्लैग का मीन। He heard German soldiers wishing them Merry Christmas. तभी उसने सुना कि जर्मन सोल्जर्स उन्हें मैरी क्रिसमस विश कर रहे थे, वहीं से चिल्लाते हुए आ रहे थे। Some of the English soldiers also wished them the same. फिर रेस्पॉन्स भी हुआ, भाई सामने से कोई अपने को विश करेगा तो हम भी तो उनको बदले में विश करेंगे, तो ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ से भी वापस इन द रेस्पॉन्स क्रिसमस विश हुआ। सरप्राइजिंगली दे सॉ जर्मन सोल्जर्स मूविंग टुवर्ड्स देम। और ब्रिटिश सोल्जर्स ने देखा कि जर्मन सोल्जर्स उनकी ओर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। विच अलार्म्ड कैप्टन मैकपियर्सन, और इस बात से मैकपियर्सन थोड़े सचेत भी हो गए कि कुछ गड़बड़ ना हो। He thought it could be a trick, but the German soldiers brought canned meat and wine. ये उसको लगा ब्रिटिश कैप्टन मैकपियर्सन को कि उनकी जर्मन की कोई ट्रिक हो सकती है, उनके साथ कोई धोखा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो नज़दीक आए उनके पास में एक पार्टी करने के लिए वाइन, मीट, ये सब थे, यानी अच्छी पार्टी होगी क्रिसमस ईव पर। द सोल्जर्स वर हगिंग एंड विशिंग ईच अदर्स। अब वो वहाँ आ गए ब्रिटिश सोल्जर्स के सामने, जर्मन सोल्जर्स, तो दोनों के बीच में विशिंग एक्सचेंज हुई, पार्टी शुरू हुई, गले लगाया एक दूसरे को। हैंस वुल्फ द जर्मन ऑफिसर, हैंस वुल्फ जो कि जर्मन ऑफिसर था, शूक हैंड्स विद मैकपियर्सन, उन्होंने मैकपियर्सन के साथ हैंडशेक किया। वुल्फ टोल्ड हिम दैट ही वाज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ एंड प्लेड सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा। उसने बताया कि वो ऑर्केस्ट्रा में एक इंस्ट्रूमेंट प्ले किया करते थे, यानी वो जब वो यहाँ सोल्जर नहीं बने या लड़ाई में नहीं आए उस समय वो एक ऑर्केस्ट्रा के हिस्सा हुआ करते थे। मैकपियर्सन टोल्ड हिम दैट ही वाज फ्रॉम डॉर्सेट एंड वाज ए स्कूल टीचर। फिर मैकपियर्सन ने भी उन्हें बताया कि वो भी यहाँ लड़ाई में आने से पहले डॉर्सेट में रहते हैं और वो एक स्कूल टीचर थे।
Hansworth told him that he knew English and Thomas Hardy is his favorite writer in his book Far from the Madding Crowd. फिर जो जर्मन कैप्टन थे उन्होंने जिम मैकपियर्सन को बताया कि उनको अच्छे से इंग्लिश आती थी क्योंकि उनको इंग्लिश राइटर्स की बुक पढ़ना पसंद थी और उनमें से एक उनका फेवरेट राइटर था थॉमस हार्डी, जिनकी किताब उनको बहुत पसंद आई, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और इसी वजह से उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई थी और बहुत अच्छे से वो इंग्लिश में बात कर रहे थे ब्रिटिश कैप्टन जिम मैकपियर्सन के साथ। ही हैज़ डिस्क्राइब डॉर्सेट, उन्होंने वहाँ डॉर्सेट को जो उन्होंने पढ़ा उसको भी वहाँ पर अपनी बातों में यूज़ किया, उस जगह के बारे में बातचीत की क्योंकि उन्होंने उस बुक में पढ़ा है। Thus he knew a lot about डॉर्सेट from there, और उन्होंने बताया कि इस प्रकार डॉर्सेट के बारे में बहुत कुछ जानकारी उनको मिली जहाँ से मैकपियर्सन बिलोंग करते हैं। मैकपियर्सन ऑफर्ड हिम द केक सेंड बाय हिज वाइफ कॉनी। उसके बाद में मैकपियर्सन ने अब वहाँ उनके पास में एक केक था जो उनकी पत्नी ने उन तक भिजवाया था। उस केक को उन्होंने शेयर किया जर्मन कैप्टन हैंस वुल्फ के साथ में। उसके बाद में उनकी बातचीत आगे बढ़ती है और वो सोचते हैं कि इतना खूबसूरत दिन है, ईश्वर का दिन है, क्रिसमस डे है, तो आज हम लड़ाई नहीं करें। आज का निर्णय होगा एक फुटबॉल मैच के द्वारा। और ये प्रस्ताव दोनों टीम को पसंद आया और उन्होंने क्रिकेट के बजाय फुटबॉल को चुना। क्रिकेट के बजाय, आई मीन टू से, ब्रिटिश जो थे वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, वो चाहते भी यही थे कि क्यों ना क्रिकेट हो जाए तो हम इजीली जीत जाएंगे। लेकिन जर्मन जिनको कि क्रिकेट नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने फुटबॉल को ही चुना। और फिर इधर ब्रिटिश ने भी एग्री कर लिया। द सोल्जर्स प्लेड फुटबॉल टुगेदर आफ्टर द मैच, ऑल ऑफ देम एंजॉयड द फूड एंड ड्रिंक्स। दोनों ने बहुत अच्छे से फुटबॉल मैच का आनंद लिया, खेला। हालांकि जर्मन यहाँ जीत जाते हैं फुटबॉल मैच में, लेकिन जो दोनों तरफ के सैनिकों ने दुनिया में दिल जीता वो शब्दों में नहीं लिखा जा सकता और बताया जा सकता। एक फुटबॉल मैच के जरिए उन्होंने उस ईश्वर के दिन को सेलिब्रेट किया, लड़ाई करके नहीं। और जब मैच खत्म हुआ तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, काफी एंजॉय किया। आफ्टर ऑल दिस दे पार्टेड बैक टू देयर ट्रेंचेस अनविलिंगली। फिर दोनों अपने अपने खेमे की ओर चल देते हैं, हालांकि अनविलिंगली जाते हैं, उनकी इच्छा नहीं थी क्योंकि बहुत अच्छे से दोनों ने समय बिताया। वो एक युद्ध तो हो रहा था लेकिन साथ में खेल के उनको लगा कि वाकई में ये मानव जाति युद्ध के लिए नहीं बनी। ऐसे खेल के साथ में उन्होंने जो निर्णय लिया उसमें किसी की भी जान की हानि नहीं हुई। Later at night both the armies sang carols for a while and then there was silence. फिर देर रात तक पहले तो शुरू हुई सिंगिंग जर्मन सोल्जर्स के खेमे की तरफ से, फिर उनको सपोर्ट मिला इधर ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ से भी। समूह में सबने गाना गाया और फिर सब बिल्कुल शांत। ये सारी बातें लिखी गई जिम मैकपियर्सन के द्वारा अपनी पत्नी कॉनी को कि आज क्या हुआ, इस क्रिसमस का दिन उनके लिए कैसे यादगार बना। He wrote that these memories are a treasure for his lifetime and hoped that the war will end soon. उसने ये भी लिखा कि ये जिंदगी भर ये यादें उसके लिए खजाने की तरह रहेगी और उम्मीद है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि वो दिन क्रिसमस का था। उस दिन उन्होंने आपस में हथियारों के साथ लड़ाई नहीं करी। इस प्रकार जब वो लेटर फिनिश किया ऑथर ने पढ़ना, आफ्टर रीडिंग द लेटर द ऑथर डिसाइडेड टू रिटर्न द लेटर टू मिसेस मैकपियर्सन। उन्होंने निर्णय लिया कि ये एक सोल्जर की भावनाएं हैं जो अपनी पत्नी को लिखी गई है इस लेटर में, ये वापस मिसेस मैकपियर्सन तक जाना चाहिए लेटर। He went to her house in Bridport, Dorset and found that it was burned. वह उस एड्रेस पर जाता है ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट में और वहाँ जाकर देखता है कि वो घर पूरी तरह जला हुआ था। और वहाँ पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि वो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। मिसेस मैकपियर्सन, उसका पति मर चुका था और ये जो लेटर था, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ये लास्ट लेटर था। अब वहाँ उनको पता चला कि मिसेस मैकपियर्सन 101 ईयर्स ओल्ड, अब 101 साल की हो चुकी थी
was inside the house at the time of the fire. वो जब उस घर में आग लगी थी, वो उस दिन उसी घर में थी जिसमें आग लगी थी. The author comes to know that Mrs. McPherson is in the nursing home. और अब पता चल रहा है कि मिसेज मैकपियर्सन इस समय नर्सिंग होम में हो. वहाँ उन्हें फायरमैन के द्वारा बचा लिया गया था, लेकिन घर काफ़ी जल गया था. तो उसी में से एक फर्नीचर जो वो रोल टॉप टेबल थी, वहाँ से बाहर जंक स्टोर तक पहुँच गई थी, जो उस फायर की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त थी. और उसी के ड्रॉर में ये लेटर रखा गया था सुरक्षित रूप से मिसेज मैकपियर्सन के द्वारा, क्योंकि उनके पति का लास्ट लेटर था. He finds her sitting on a chair there. अब जो ऑथर है वो मिसेस मैकपियर्सन के बारे में पता करके उस नर्सिंग होम तक पहुंच जाता है जहां इस समय उनको शेल्टर दिया हुआ है. और वहां वो जाकर देखते हैं तो वहां एक चेयर पर बैठी हुई थी, व्हील चेयर पर. When he called her Connie and returned the letter to her, her eyes lit up. फिर वो उनसे मिलते हैं एक बार के लिए. तो जब बताया गया अंदर जाकर मिसेज मैकपियर्सन को कोई आपसे मिलने आया, तो उन्हें लगा कि उनका हस्बैंड ही उनसे मिलने आया, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूज रहती थी. अब यूं कहें कि दिमाग अब उनका काफ़ी अपसेट रहता था. वो बौखलाई हुई सी, थोड़ी अपनी भाषा में बोलेगी, थोड़ी पागल सी अवस्था में नज़र आती थी लोगों को. तो यहाँ उन्हें ये जानते हुए भी कि उनका पति कई सालों पहले उनको छोड़ के जा चुका है उस युद्ध के बाद, जब वो कहा जा रहा है कि लास्ट लेटर था, तो मतलब वो वापस नहीं आया उसके बाद. तब से इन्होंने अपना मानसिक नियंत्रण खो दिया था. यहाँ आज उन्हें लगा कि कोई उनके पास आए तो कौन आएगा, उसका हस्बैंड ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था. और लेकिन जैसे ही ऑथर ने वो लेटर उन्हें दिया तो उनकी आंखों में चमक आ गई, खुशी आ गई. शी टुक हिज हैंड विथ आईज filled with tears and said that her Jim kept the promise. आंखों में आंसू लिए जब उन्होंने वो लेटर लिया, तो वो यही शब्द कह रही थी कि जिम ने अपना वादा निभाया, वो आ गया, उस लेटर में खो गई. उस लेटर के साथ उन्होंने एहसास किया मानो कि उनका हस्बैंड ही आ गया हो. Also she made the author sit beside her and talked lovingly for long with him. उसके बाद काफ़ी देर तक ऑथर को उन्होंने अपने पास बिठाकर उनसे काफ़ी देर तक बातें की. She said that it is the best Christmas present in the world. और ऑथर को बताया कि ये उनके लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था, क्योंकि ये उनके हस्बैंड का लास्ट लेटर था. So hope you have all understood the story. So that's all for this video. Thank you.